बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में महेंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था। एक साधारण सी दिखने वाली औरत, लेकिन दिमाग इतना तेज कि बड़े बड़े चालाक भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। बैसाख का महीना था और गर्मी अपने चरम पर। सूरज ऐसे तप रहा था मानो आग की बारिश हो रही हो। हवा के झोंके भी राहत देने के बजाय जलती भट्टी से निकली लपटों की तरह चेहरे पर मार रहे थे। खेतों में पकी हुई गेहूं की बालियां सुनहरी चमक बिखेर रही थी। खेत की मेड़ पर खड़े महेंद्र ने माथे का पसीना पोंछते हुए घबराहट में कहा, हे भगवान, देखो रुक्मिणी, दोनों खेतों की फसल एक साथ पक गई है और मजदूर तो मिल ही नहीं रहे। आज सब गांव के मेले में चले गए हैं। अब क्या होगा? रुक्मिणी ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो। आज तुम शहर जाकर भैंस के लिए चारा और गुड़ ले आओ। गेहूं आज नहीं तो कल कट ही जाएगी। भगवान की कृपा है, घबराने की कोई बात नहीं। महेंद्र ने लंबी सांस भरी और शहर की ओर चल दिया। रुक्मिणी ने एक पल भी गंवाना उचित नहीं समझा। उसने दरांती उठाई और खेत के बीचों बीच जाकर गेहूं काटने लगी। धूप की तपिश असहनीय थी। पसीना चेहरे से बहकर जमीन पर टपक रहा था, लेकिन रुक्मिणी के हाथ बिना रुके चलते रहे। उसकी सांसें तेज थी पर चेहरे पर अजीब सी लगन थी। कभी वो धीमी आवाज में भजन गुनगुनाती, कभी आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देती। उसी समय पास के रास्ते से बंटू नाम का एक कुख्यात ठग गुजर रहा था। उसकी नजरें हमेशा शिकार तलाशती रहती थी। जब उसने दूर से रुक्मिणी को अकेले देखा और उसके कानों में चमकती सोने की बालियां देखी, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वाह, आज तो किस्मत खुल गई, बंटू ने मन ही मन सोचा। अकेली औरत, सुनसान खेत और ऊपर से सोने की बालियां, बस एक झटके में काम तमाम। वो धीरे धीरे खेत की मेड़ से रेंगता हुआ रुक्मिणी के करीब पहुंचा। रुक्मिणी अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक बंटू ने चीते की फुर्ती से छलांग लगाई और रुक्मिणी के बाएं कान को पकड़कर बाली को जोर से खींच लिया। आह! रुक्मिणी दर्द से चीख उठी। उसके कान से खून की बूंदें टपकने लगी। वह एक क्षण को लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत संभल गई। रुक्मिणी कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने पलक झपकते ही पूरी स्थिति को समझ लिया और अपने दिमाग में एक योजना बना ली। अगर मैं अभी चोर चोर चिल्लाऊंगी तो ये भाग जाएगा और मेरा कान भी जख्मी हो गया और कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर दिमाग से काम लूं तो इसे अपने जाल में फंसा सकती हूं। भागते हुए बंटू ने अभी 20-30 कदम ही दौड़ लगाई होगी कि पीछे से रुक्मिणी की मीठी आवाज गूंजी, अरे ओ देवर जी, रुक जाओ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये सुनकर बंटू के कदम अचानक थम गए। वह जो तेजी से भाग रहा था एकदम ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। धूप से तपता खेत, सन्नाटा और वह औरत उसे देवर जी कह रही थी। बंटू के दिमाग में उलझन पैदा हो गई। ये मुझे गाली देने या चोर पुकारने के बजाय देवर जी क्यों कह रही है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वह भागने और रुकने के बीच अटका खड़ा रहा। तभी रुक्मिणी की आवाज फिर आई, इस बार और भी मीठी और प्यार भरी, अरे ओ भोले आदमी, रुक जा, क्यों नाहक पाप का भागी बन रहा है? ये बाली तो सोने की नहीं है भाई, पीतल की है। तूने मेरा कान जख्मी कर दिया और कुछ मिला भी नहीं तुझे। ये सुनकर बंटू के कदम और जम गए। उसने हाथ में पकड़ी बाली को गौर से देखा। तेज धूप में वह सुनहरी तो दिख रही थी, लेकिन रुक्मिणी की बात ने उसके मन में संशय पैदा कर दिया। रुक्मिणी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे मैं तो खुद इसे फेंकने वाली थी भाई, तू नाहक इसे चुराकर भाग रहा है। अगर तुझे पीतल ही चाहिए तो ये दूसरी बाली भी ले जा, कम से कम मेरा एक काम तो बच जाएगा। नहीं तो कोई दूसरा तेरे जैसा आएगा और वैसे ही मेरा दूसरा कान भी फाड़ देगा। भगवान के लिए आजा और ये दूसरी भी ले जा। लालची बंटू के दिल में फिर से लालच की आग भड़क उठी। वाह,
यानी दूसरी भी मिल सकती है। ये औरत तो बिल्कुल भोली है, पीतल समझ रही है सोने को। फिर उसे देवर जी शब्द याद आया। जीवन में कभी किसी ने उसे इतने प्यार से नहीं पुकारा था। हमेशा लोग उसे धिक्कारते थे, चोरोचक्के कहते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे सम्मान से बुलाया। लालच और झूठी इज्जत दोनों ने मिलकर उसका दिमाग सुन्न कर दिया। वो धीरे धीरे वापस मुड़ा। चेहरे पर बनावटी शर्मिंदगी लिए वो रुक्मिणी के पास आया। अरे भाभी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बंटू ने झूठी मासूमियत से कहा। मैं कोई चोर थोड़े ही हूं, मैं तो बस देख रहा था कि तुम डरती हो या नहीं। ये लो अपनी बाली वापस। माफ कर दो मुझे। रुक्मिणी ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, बकरा खुद चलकर बूचड़ खाने आ गया। शुक्र है भगवान का। बाहर से उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हाय भगवान, तुम मजाक कर रहे थे? सच में? उसके लहजे में इतनी भोलापन था कि कोई भी धोखा खा जाता। बंटू तो पहले से ही अपनी चालाकी पर इतराया हुआ था। वो और भी ज्यादा भरोसे में आ गया। रुक्मिणी के जख्मी कान से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ चतुराई थी। वो बाहर से कमजोर और लाचार बनी खड़ी थी, लेकिन अंदर से एक मजबूत योजना पर चल रही थी। बंटू को लग रहा था कि वह जीत गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह उसी क्षण हार चुका था। रुक्मिणी ने धीरे से टूटे दिल की मासूमियत के साथ कहा, मैं तो डर गई थी। तुम तो बिल्कुल मेरे सगे देवर जैसे लगते हो। भगवान तुम्हारा भला करे। ये शब्द बंटू के दिल में तीर की तरह उतर गए। ऐसे तीर जो दर्द नहीं देते, बल्कि एक अजीब सा एहसास जगा देते हैं। बंटू की नजरें बार बार दोनों बालियों पर टिक जाती। लालच तो था ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये खुशी थी कि कोई उसे देवर जी कहकर सम्मान दे रहा है। रुक्मिणी ने देखा कि उसका शिकार पूरी तरह नरम पड़ चुका है। अब असली खेल शुरू करने का समय था। उसने कमर पर हाथ रखा, थोड़ा झुककर जोर से कराही निकाली। हाय मेरी कमर, हाय रे मेरी किस्मत। हे भगवान, क्या आजमाइश है। उसकी आवाज में वह दर्द था जो किसी भी नरम दिल इंसान को पिघला दे। बंटू तो वैसे भी भावुक किस्म का था। उसने तुरंत फिक्रमंद होकर पूछा, क्या हुआ भाभी जी? तबीयत तो ठीक है, कुछ लाऊं? पानी? रुक्मिणी ने आंसू पोंछने का नाटक किया। क्या बताओ देवर जी, मेरा पति बड़ा जालिम है। उसने साफ कह दिया है कि जब तक यह पूरा खेत नहीं कटेगा, मुझे घर में घुसने नहीं देगा। सुबह से भूखी प्यासी लगी हूं। कमर टूट गई है, पूरा शरीर दुख रहा है। फिर उसने एक नाटकीय ठहराव लिया और बोली, पर तुम तो शहर के बाबू लगते हो, नाजुक मिजाज। तुमसे ये मेहनत कहां होगी? तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत खुद रो लूंगी। बंटू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अरे, ये तो मौका है। अगर आज मैं इसका खेत काट दूं तो ये खुश होकर दोनों बालियां दे देगी, और अगर न भी दी तो थकी हारी हालत में तो मैं आसानी से छीन ही सकता हूं। उसने जल्दी से कहा, अरे भाभी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, हम किस दिन काम आएंगे। लाओ ये दरांती दो, मैं अभी मिनटों में खेत साफ कर दूंगा। मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। रुक्मिणी ने चेहरे पर मुस्कुराहट छिपाते हुए बनावटी हिचकिचाहट के साथ कहा, नहीं रे देवर जी, तुम शहर के नखरे वाले लगते हो। तुम्हारे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे घरवाले मुझे बुरा भला कहेंगे। ये तो किसानों का काम है, बहुत मुश्किल, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सुनना था कि बंटू का पौरुष जाग उठा। भाभी जी, तुम मुझे जानती नहीं। मैं एक बार में 10 आदमियों का काम कर सकता हूं। मेरी ताकत देखकर हैरान रह जाओगी। तुम बस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करो। सारा खेत मैं अकेला चुटकियों में काट दूंगा। ये वही वाक्य था जिसका रुक्मिणी इंतजार कर रही थी। उसने हल्की सी आह भरी और प्यार भरी दुआ के साथ दरांती उसके हाथ में थमा दी। जुग जुग जियो देवर जी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे।
लगता है भगवान ने तुम्हें आज मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अगर आज तुमने खेत कटवा दिया न तो। वो यही रुक गई। अधूरे शब्द कभी कभी पूरे जादू से ज्यादा असर करते हैं। बंटू ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही आज पूरा होने वाला है। उसके हाथ में दरांती थी, दिमाग में लालच, दिल में गलतफहमी और आंखों में वे सुनहरे ख्वाब जो कुछ ही देर में चकनाचूर होने वाले थे। रुक्मिनी ने अपनी आवाज में फिर वही मिठास घोली, तुम्हें देसी घी का हलवा खिलाऊंगी, और हां, ये पीतल की बालियां भी तुम्हें दे दूंगी। ये सुनते ही बंटू के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बालियां, देसी घी का हलवा और ऊपर से देवर जी का सम्मान। उसे लगा कि आज किस्मत उस पर पूरी तरह मेहरबान है। उसने दरांती मजबूती से थामी और गेहूं काटने लगा। दोपहर के 2 बजने वाले थे। सूरज बिल्कुल सिर पर था। धूप इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आग बरस रही हो। गर्म हवा के झोंके कपड़ों को पार कर शरीर में चुभ रहे थे। लेकिन बंटू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बालियां और हलवा। रुक्मिनी आराम से नीम के बड़े पेड़ के नीचे चारपाई पर लेट गई। ठंडी हवा उसकी ओर आ रही थी। उसने घड़े से पानी पिया और मीठी आवाज में बोली, शाबाश देवर जी, क्या हाथ चला रहे हो? लगता है बचपन में खूब दूध घी खाया है। अरे वाह, क्या जोश है तुम्हारे बाजुओं में। तारीफ सुनकर बंटू के अंदर नई जान आ गई। हालांकि उस समय तक उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। कमीज कमर और सीने से चिपक गई थी। हाथों में दर्द होने लगा था। लेकिन तारीफ ने उसकी थकान धो दी। आधे घंटे बाद उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। वो एक पल को रुका, दरांती जमीन में गाड़ी और कमर सीधी की। रुक्मिनी तुरंत बोल पड़ी, अरे देवर जी, रुक क्यों गए? देखो, जरा सा ही बचा है। सूरज भी ढलने वाला है। जल्दी खत्म करो। फिर घर चलकर हलवा भी तो खाना है और वो बालियां भी लेनी है ना। ये सुनकर बंटू के कदमों में फिर से हरकत आई। लालच ने थकान पर जीत हासिल कर ली। उसने फिर दरांती उठाई। हाथों में छाले बनने लगे थे। उंगलियों की पोरें जल रही थी। सांसें बेहद तेज हो गई थी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, बालियां, हलवा और इज्जत। रुक्मिनी बीच बीच में उसे प्रोत्साहित करती रही, वाह देवर जी, मेरे अपने पति से तो तुम 1000 गुना अच्छे हो। वो तो एक क्यारी काट कर हांफने लग जाता है, लेकिन तुम तो शेर हो। शेर, भगवान तुम्हें ताकत दे। बंटू ने मन ही मन सोचा, हां, शेर तो हूं, पर आज गधे की तरह काम कर रहा हूं। खैर, थोड़ा सा रह गया है, फिर मजे ही मजे हैं। समय बीतता गया। शाम के 6 बजने को आए। खेत में पड़े गेहूं के ढेर गवाही दे रहे थे कि बंटू ने सच में पूरा खेत अकेले काट दिया है। आखिरी कट लगाते समय उसका शरीर कांप रहा था। पैरों में जान नहीं थी। आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ नीम के पेड़ के पास आया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हांफते हुए बोला, भाभी जी, खेत कट गया। अब हलवा खिला दो, मुझसे तो हिल भी नहीं जा रहा, जान निकल गई है मेरी। रुक्मिनी ने चादर ठीक की और आराम से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसने खेत की ओर नजर दौड़ाई। ढलते सूरज की रोशनी में पूरा खेत साफ सुथरा कटा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, क्या कमाल हुआ है। अगर मैं मजदूर बुलाती तो कम से कम 200 रुपए तो लगते ही, और ऊपर से खाना पानी अलग। लेकिन आज तो भगवान ने खुद इंतजाम कर दिया। पूरा खेत मुफ्त में कट गया। अब उसके चेहरे का भाव बदल गया था। वो मासूम, शोकाकुल, बेबस औरत गायब थी। उसकी जगह एक समझदार, तेज दिमाग वाली औरत खड़ी थी। वो ठग की ओर मुड़ी जो थकान से चूर नीम के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसका हर अंग हार मान चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी बालियों और हलवे के लालच में डूबा था।
रुक्मिणी ने मीठी लेकिन शरारत भरी आवाज में कहा, अरे देवर जी, तुम तो सच में बहुत मेहनती निकले। माशा अल्लाह, क्या हाथ चलाए हैं। पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। बंटू का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा, क्या क्या गड़बड़ हो गई भाभी जी? रुक्मिणी ने दूर गांव वाले रास्ते की ओर देखा। एक धूल का बादल उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो, मेरा पति आ रहा है। और उसके हाथ में क्या है? साफ दिख रहा है ना? वो उसकी पुरानी लाठी, मोटी, भारी और सबसे खतरनाक उसका गुस्सा। बंटू की आंखें डर से खैल गई। उसने जल्दी से गर्दन उठाकर दूर देखा। रुक्मिणी ने और कठोर लहजे में कहा, उसे तो शक की बीमारी है। पराए मर्द को मेरी चारपाई के पास देख ले तो पहले लाठी चलाएगा, बाद में सुनेगा। पिछले महीने एक को इतना मारा कि वो अभी तक अस्पताल में पड़ा है। बंटू की रूह कांप गई। पसीने की नमी अचानक ठंडी लगने लगी। वो हकलाते हुए बोला, भाभी, पर मैंने तो आपकी मदद की है, मैंने तो नेकी की है। रुक्मिणी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अरे वो ये बात नहीं मानेगा, इसलिए तेरे भले की बात कर रही हूं। भाग जा देवर, वरना आज तो हड्डियां टूट जाएंगी। देख, वो और करीब आ रहा है। ये सुनते ही बंटू के अंदर का सारा लालच, थकान, हलवे की चाहत, बालियों का ख्वाब, सब एक पल में उड़ गए। सिर्फ डर रह गया। उसने सोचा, बालियां बाद में भी मिल जाएंगी, पर जान बची तो। वो अचानक उठा, चप्पल हाथ में पकड़ी और ऐसे भागा जैसे सच में पीछे कोई राक्षस लगा हो। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन डर ने उन्हें पंख लगा दिए। चंद पलों में वह धूल उड़ाता हुआ रास्ते में गायब हो गया। उसके जाते ही रुक्मिणी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी आजाद, बेफिक्र और विजयी थी। हां, वारे बेवकूफ, पूरा दिन काम करवाया और खुद ही जान बचाकर भाग गया। उसकी हंसी खेतों में गूंजती रही, हवा के साथ दूर तक फैलती हुई। थोड़ी देर बाद महेंद्र खेत के किनारे पहुंचा। शाम की हल्की रोशनी में सारा खेत साफ सुथरा कटा हुआ देखकर उसकी आंखें ठहल गई। उसने हैरत से कहा, अरे ओ रुक्मिणी, ये तुमने कर दिखाया। अरे वाह, अकेली ने पूरा खेत काट दिया। मान गया मैं तेरी ताकत को। रुक्मिणी चारपाई पर आराम से बैठी थी। उसके चेहरे पर विजय की रौनक थी। उसके सोने के कुंडल हल्की हवा में झूल रहे थे और होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। रुक्मिणी ने बड़े सुकून से कहा, मैंने नहीं जी, मेरे मुंह बोले देवर ने काटा है। शहर से आया था बेचारा। फिर वो थोड़ा झुकी और शरारत से आंख मारकर बोली, बड़ा मेहनती था, बस उसे मजदूरी में शाबाशी और भागने का मौका दिया है। महेंद्र के चेहरे पर पहले तो हैरानी छा गई। देवर, शहर से, ये सब क्या है? उसने कुछ पल रुक्मिणी का चेहरा देखा, चमकती आंखें, चतुराई से भरी मुस्कुराहट। अचानक उसे सब समझ आ गया। वो हंसने लगा। आज फिर किसी ने इस चालाक बीवी से पंगा लेने की कोशिश की है और बेचारा खुद ही फंस गया। रुक्मिणी ने विजयी अंदाज में अपनी चादर सीधी की और जोर से हंसी। महेंद्र भी साथ हंसने लगा। दोनों की हंसी खेतों में गूंजने लगी, जैसे फसल की कटाई के बाद किसान का दिल खुशी से भर जाए। हंसी की आवाज शाम की हवा में दूर तक फैल रही थी। नीम के पत्तों से टकराती, ताजा कटी फसल की खुशबू में घुलती और ढलते सूरज की रोशनी के साथ पूरे दृश्य को एक सुखद अंत दे रही थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से बड़ी कोई चीज है तो वह दिमाग है। बुद्धि वो खजाना है जिसका वजन शून्य होता है, लेकिन फायदा दुनिया का सबसे बड़ा होता है। बंटू ने सोचा था कि एक अकेली कमजोर औरत को लूटना आसान होगा। वह आया भी उसी नीयत से था कि सोना लेकर चलता बनेगा, लेकिन रुक्मिणी ने अपनी मीठी बातों, चतुर योजना और मौके की पहचान से उसे ऐसे जाल में फंसाया कि वह पूरा दिन उसका खेत काटता रहा। जब वह अपने लालच के सहारे थककर गिरने वाला था,
तो उसी लालच का इस्तेमाल करके उसे ऐसे भगाया कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। अंत में वही ठग जो लूटने आया था खुद ही लुट गया, खाली हाथ, थकाहारा और बेवकूफ बनकर। ये लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जो दूसरों को धोखा देने निकलता है अक्सर खुद ही धोखा खा जाता है। बुद्धि, धैर्य और मौके की पहचान सबसे बड़ी ताकत है।